वाह हमारे प्रधानमंत्री जी, आपके लिए तालियां। और क्या कहा जा सकता है। लेकिन इन सबके बीच इधर राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने अभी एक चिट्ठी लिख डाली, चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी ने ओम बिरला को, और उस चिट्ठी में भी वही बात कमोबेश कह रहे हैं जो बात वो अपनी बाइट में बाहर मीडिया के सामने अंदर आसंदी पर बैठे चाहे ओम बिरला हो या बाकी इनके सामने ये चिट्ठी है। लेकिन चिट्ठी में का हिंदी रूपांतरण पूरा नहीं, लेकिन आखिरी स्टैंजा हम आपके सामने लाना चाहते हैं। चिट्ठी का जो हिंदी का रूपांतरण है ये देखिए। आज मुझे लोकसभा में बोलने से रोकना है, ये एक्चुअली लोकसभा अध्यक्ष के नाम चिट्ठी लिखी है उन्होंने चिट्ठी, और उस चिट्ठी में जो आखिरी स्टैंजा है वो आपके सामने रख रहा हूं कि आज मुझे लोकसभा में बोलने से रोकना न सिर्फ इस परंपरा का उल्लंघन है, बल्कि इससे यह गंभीर चिंता भी पैदा होती है कि विपक्ष के नेता के तौर पर मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर बोलने से रोकने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है। इसके आगे चिट्ठी में क्या कुछ लिखते हैं देखिए। यह दोहराना जरूरी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रपति के अभिभाषण का एक अहम हिस्सा था जिस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। इस बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों से इनकार करने से एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई है। यह बुनियादी अधिकार है मेरा और इससे आप इनकार कर रहे हैं। संसदीय इतिहास में पहली बार सरकार के कहने पर स्पीकर को विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने से रोकना पड़ा है। यह हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है जिसके खिलाफ मैं अपना कड़ा विरोध दर्ज कराता हूं। यह बात राहुल गांधी ने चिट्ठी में लिखी है कि यह संसदीय लोकतंत्र पर, हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है जिसके खिलाफ मैं अपना कड़ा विरोध दर्ज कराता हूं। इन्होंने आधिकारिक रूप से एक चिट्ठी लिख दी है। तो आइए दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या मोदी में इतना भी आत्मविश्वास नहीं है कि वो एक मैगजीन में लिखी गई बातों को संसद के भीतर सुन सकें। क्या राहुल गांधी के सवालों से उन्हें इतना डर लगता है कि वो नेता प्रतिपक्ष को बोलने ही नहीं दे रहे हैं या बोलने ही नहीं देते हैं। क्योंकि जब जब राहुल गांधी कुछ ऐसी बातें करते हैं, राहुल गांधी को बोलने से रोका जाता है, उनको टोका टाकी उनके साथ होती है, माइक को ऑफ कर दिया जाता है। आखिर इस संसद में या संसद के बाहर या ये सरकार आखिर कर क्या रही है? चर्चा की शुरुआत करते हैं इन्हीं तमाम सवालों के साथ कि आखिर राहुल गांधी के सामने, राहुल गांधी के आगे क्यों घुटने पर है मोदी सरकार। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी हैं हमारे साथ। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी हैं। पंकज जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ शकील अख्तर जी हैं। शकील जी, आपका भी स्वागत करता हूं। आप आंखों देखी बताएंगे अभी संसद में क्या कुछ हुआ, और फिर अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास आता हूं, आपसे भी बहुत कुछ जानेंगे। आपका भी स्वागत है। स्वागत आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। लेकिन सबसे पहले एक कमेंट, अब तो कांग्रेस लीडर हो गए हैं हमारे साथी प्रोफेसर रविकांत जी, लेकिन मैं आपको एक निष्पक्ष स्वतंत्र विचारक के रूप में, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में ही जानता हूं और वही मानता भी हूं। और उसी आधार पे मैं किसी कांग्रेस के पक्ष के हिसाब से यहां आपसे बात नहीं करने जा रहा हूं, एक स्वतंत्र विश्लेषक के रूप में आपसे बात करने जा रहा हूं, भले आपकी पदवी जो भी रहे। जरा मैं आपसे समझना चाहता हूं प्रोफेसर साहब कि जो कुछ हो रहा है सदन के अंदर और जो कुछ राहुल गांधी सदन के बाहर कह रहे हैं, इसमें इस आधार पर आज की तारीख में सरकार कहां दिखाई देती है, नरेंद्र मोदी की सरकार, और आखिर हमारे देश की जो संसदीय परंपरा है वो किस दिशा में जाते हुए आप देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया राजीव जी। देखिए, ये भी हमारे संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में पहले कभी नहीं। मोदी जी इस मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं लगातार कि जो भारत के संसदीय परंपराओं में नहीं हुआ, जो लोकतांत्रिक मूल्य थे उनको किस तरीके से उन्होंने स्वाहा किया, और सबसे बढ़कर राष्ट्रीय हितों को ताक पर रख करके आप जो कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कल जो सवाल उठाया था और जिस मैगजीन का हवाला देके जो वो सवाल पूछ रहे थे, क्या वो देश के लोगों को जानने का अधिकार नहीं है? क्या देश के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो बुनियादी सवाल नहीं है कि एक प्रधानमंत्री, और इतना डरपोक प्रधानमंत्री जो अपने आप को 56 इंच का सीना और न जाने क्या क्या बताते थे, वो चाइना के सामने कैसे घुटने टेक देते हैं और छोड़ देते हैं
हमारे आर्मी चीफ को बिल्कुल आखिरी वक्त में कि अब आप जो चाहे वो करें। माने ये फैसला सरकार नहीं कर रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। क्या ये जानने का अधिकार इस देश के लोगों का नहीं है? और ये वो सरकार है जो छद्म राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ करके देशभक्ति के प्रमाण पत्र हम जैसे आप जैसे तमाम लोगों को, अब राहुल गांधी के ऊपर तो 36 मुकदमे इन्होंने करा ही रखे हैं। विपक्ष के किसी भी सांसद विधायक नेता को इन्होंने छोड़ा नहीं है। जो बोलता हो, जो सवाल खड़े करता हो कि उसकी जबान को ये खुला छोड़ दे, तो राहुल गांधी जी को कैसे कर सकते हैं? इनकी हिम्मत नहीं है उस सच को बाहर आने देने की। और एक बात मैं और कह दूं राजीव जी, कि ये जो सच है, जो हमारे देश के पूर्व सेनाध्यक्ष ने अपनी किताब में लिखा, जो गलवान घाटी का सच, जो डोकलाम का सच, अगर ये देश के लोगों तक पहुंच जाए तो ये सरकार बचेगी नहीं। डर इस बात का है। नरेंद्र मोदी डरे हुए इसीलिए है कि ये सरकार नहीं बचेगी, और इसीलिए बोलने से रोक देना, और कल भी किया, आज भी किया, संसदीय परंपराओं को ताक पर रख करके। और ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी को न तो कभी देश की चिंता है, न देश के लोगों की चिंता है, न देश की जो सीमाएं हैं उनकी चिंता है। नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ चिंता है अपनी कुर्सी की, उसके लिए और अपने दोस्तों के लिए। अडानी साहब फंसे, आज राहुल जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कंप्रोमाइज्ड आप हैं, और किन मुद्दों पर। एक तो एपस्टीन की फाइल में अभी बहुत कुछ है जो निकल के आना है। नाम तो 2 बार आ चुका है नरेंद्र मोदी का, अभी कुछ और बाकी है जिसको आना है, और वो अगर देश के लोग देखेंगे तो क्या हाल होगा आप समझिएगा। ये जो हजारों करोड़ों रुपए लगा करके जो छवि बनाई गई है, उसका गुब्बारा वैसे भी कई बार फट चुका है, लेकिन गोदी मीडिया से लेकर के और तमाम आईटी सेल तक जो हर बार उसको सीते रहते हैं, इस बार अगर पोल पट्टी खुलती है तो किसी तरीके से बच नहीं पाएगा ये मामला। इसीलिए आप देश के किसानों को, देश के बेरोजगार नौजवानों को, देश के जो व्यवसायी हैं, जो खास करके काश्तकार वर्ग है, जो दस्तकार वर्ग है, और अगर मैं सामाजिक रूप से कहूं तो जो हमारा अति पिछड़ा समाज है, जिसमें आपका बुनकर समाज है, जिसमें आपके दस्तकारी जो बढ़ई है, ये तमाम जो लोग काम करते हैं, जिनका सामान अमेरिका में बिकता था, उन सबके हितों को ताक पर रख करके नरेंद्र मोदी ने जो समझौते किए हैं, और आज फिर से 56 इंच की छाती लेकर के अपनी ही पीठ ठोकते हुए, तो ये देश के लोग मूर्ख नहीं हैं। इस बात को वो समझते तो होंगे ही, मुझे लगता है। इसीलिए चुनाव आयोग के जरिए सारा खेल रच रहे हैं। ये बहुत जल्दी ये भंडा फूटेगा, जिसको राजीव जी कहते हैं ना गांव की भाषा में, कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, अडानी को आप कब तक बचाएंगे, एपस्टीन की फाइल आप कब तक रोकेंगे। 70 बार तो ट्रंप ने बोला कि हमने सीज फायर कराया। अब आज तो हिम्मत ये है आपकी कि पाकिस्तान का नाम लेने से आप डरते हैं। चाइना को तो छोड़ दीजिए, झूला झुलाने में जो डिप्लोमेसी थी वो सारी आपकी खत्म हो चुकी। अब नरेंद्र मोदी से कि साहब मैं आ जाऊं क्या, लेकिन आपको झूठ बोलने का नशा इतना है कि आप कभी अपने आप को जब आईने में देखते होंगे तो मुझे लगता है वो सब भूल चुके हैं कि हम इतना झूठ भी बोलते हैं। लेकिन देश के लोगों में वो चेतना पैदा हो चुकी है, लोग इस बात को जान चुके हैं। लेकिन अभी आपके पास सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग आपके जेब में है, गोदी मीडिया लगातार आपकी चरण वंदना कर ही रहा है, तो चिंता किस बात की है। लेकिन एक समय के बाद, हालांकि तब तक इस देश का बहुत नुकसान हो चुका होगा, एक समय के बाद वो चीज़ें सामने आएंगी ही। और मैं फिर उस पंक्ति को दोहरा देना चाहता हूं कि अगर ये सच देश के लोग पूरे तरीके से जानेंगे तो ये सरकार बचेगी नहीं। डर इस बात का है नरेंद्र मोदी। जी बिल्कुल।
रविकांत जी बहुत शुक्रिया। और प्रशांत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी आपका भी स्वागत है। और शकील जी, क्या कुछ हुआ जरा आंखों देखी, आपसे बेहतर कौन बताएगा, आप वहीं थे। और 8 सांसद निलंबित हो जाते हैं, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है। सुनने में ये आया कि मीटिंग्स भी चल रही थी उधर सत्ता पक्ष के साथ, कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के साथ ओम बिरला की मीटिंग चल रही थी। क्या कुछ हो रहा था आज और आगे क्या होने जा रहा है? शकील जी। राजीव जी, अभी हाल ही ये लेटर जो है लीडर अपोजिशन ने, राहुल गांधी ने ओम बिरला को भेजा है जी, जिसमें उन्होंने कहा है कि इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। इससे ज्यादा गंभीर, आश्चर्यजनक और दुखद बात कोई हो नहीं सकती। सरकार में नेता प्रतिपक्ष का वही स्थान होता है जो सत्ता पक्ष के नेता का यानी कि प्रधानमंत्री का होता है। और यह बात कल से आज तक स्पीकर की तरफ से और चेयर की तरफ से कई बार कही भी गई, लेकिन राहुल ने प्रधानमंत्री का नाम लिया और उन्हें टोकना शुरू हो गया। नरवाने का नाम, कारवान का नाम, किताब का नाम तो छोड़िए, आप प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं लेने दे रहे थे। आज सुबह से यही हुआ। सबसे पहले तो ट्रेड डील के ऊपर विपक्ष ने अपने जो प्रस्ताव थे काम रोको, उन पर चर्चा कराने की मांग करी। स्पीकर तैयार नहीं हुए, स्थगित हुई लोकसभा। उसके बाद 2 बजे राहुल को बोलने का मौका मिला और राहुल जैसे ही खड़े हुए, उस सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूं। ऑथेंटिकेट कर दिया उन्होंने। मैगजीन की प्रति, जो मैगजीन की जो कॉपी है, वो लिख के अपने साइन के साथ उन्होंने सदन की टेबल पे रख दी। उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। पहला उनका शब्द था कि प्रधानमंत्री जी, और शोर शुरू। प्रधानमंत्री नहीं बोलने दिया, बाकी मुद्दे तो छोड़िए आप। और उसके बाद इतना हंगामा हुआ कि आक्रोश में विपक्ष के सदस्य जो है लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल की टेबल के ऊपर चढ़ गए, कागज फाड़ के फेंके गए और सदन स्थगित हो गया 3 बजे तक। और 3 बजे जो आपने बताया, फिर यह हुआ कि 8 सांसदों को निकाल दिया गया शेष अवधि के लिए। आप राहुल को बोलने नहीं दे रहे, लीडर अपोजिशन को बोलने नहीं दे रहे, और उनके बोलने की अगर कोई मांग कर रहा है तो उन्हें आप निष्कासित कर देते हैं। तो उसके बाद तो यह हुआ फिर कि चेयर के ऊपर भी कागज फेंके गए। लेकिन इसका एक सीन और है बड़ा खास, कि जितना आक्रोशित विपक्ष था, सत्ता पक्ष की तरफ से आगे बैठे हुए कुछ मंत्री और कुछ सदस्य तो बोल रहे थे, लेकिन पीछे से जिस तरह पहले हंगामा होता था, शोर होता था, सत्ता पक्ष का विरोध होता था, वो नहीं हो रहा। राहुल ने यही बात कही है बाहर आके कि मैं जानता हूं और मोदी जी जानते हैं। और इसकी भनक जो है सत्ता पक्ष के सांसदों को भी है कि हो क्या रहा है, ये आखिर ये चल क्या रहा है, किसकी कीमत पे हमारे प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हो गए हैं। ये राहुल ने जो शब्द बोला है ना, कंप्रोमाइज्ड, ये बहुत ही मीनिंगफुल है। इसके पीछे कई भावार्थ छुपे हुए हैं, कई अर्थों को ध्वनित कर रहा है ये, और बहुत ही नकारात्मक स्थिति के लिए उन्होंने बोला है ये। और कह रहा है कि मुझे मालूम है और मोदी जी को भी मालूम है। उन्होंने आज बहुत साफ तौर पे कहा कि ये गुब्बारा फूटने वाला है और इस गुब्बारे को फूटने में मदद उनके आसपास के लोग ही कर रहे हैं, जिन्होंने इस गुब्बारे को फुलाया था, जिन्होंने इमेज बनाई थी। उसी का जो असर है वो सत्ता पक्ष की बेंचों पे दिख रहा था। और विपक्ष सबसे आगे बैठे हुए थे राजनाथ सिंह, ट्रेजरी बेंच में सबसे पहले अकेले ही वही बैठे हुए थे वहां पे।
और कोई मंत्री तो आया नहीं था, बड़ा मंत्री। कल तो प्रधानमंत्री आए थे, अमित शाह आए थे, आज तो कोई नहीं था। तो राजनाथ सिंह के सामने जाके मानिकचंद टेगोर बिल्कुल खड़े होके नारे लगाने लगे। और ये सब बता रहा था कि विपक्ष आक्रोश में है, विपक्ष डर नहीं रहा, और सत्ता पक्ष जो है वो अब उस तरह से साथ नहीं दे रहा है। आज जिस तरह सोई से उन्होंने पूरे एनडीए के सांसदों को बुला लिया और उनसे हार फूल पहन लिए, इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं गया है। जो आपने अभी ट्रंप का ट्वीट दिखाया वो सबने पढ़ लिया था जी। उसके पीछे छुपे अर्थ ही सबने पढ़ लिए थे। देश का एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगा, वहां से बिना टैरिफ के जो कृषि उत्पाद आएंगे यहां पे, भारत का किसान बर्बाद हो जाएगा। अभी जो जीडीपी चल रही है और जो एग्रीकल्चर की दम पे इतनी बड़ी हुई है वो खत्म हो जाएगी सारी की सारी। उधर चीन का दबाव है डेयरी उत्पादनों को पहुंचाने का। चीन अपने डेयरी प्रोडक्ट पहुंचाने वाला है, उसको भी मना नहीं कर पाएंगे ये। कुछ शायद शुरुआत भी हो गई है उसकी। और राहुल ने आज जो सबसे खास बात कही, एप्स्टाइन फाइल की पहली बार बोला उन्होंने, अभी तक नहीं बोला था जी। ये उनके मुंह से पहली बार शब्द निकला। और कहा क्या उन्होंने कि अभी बहुत माल है। राहुल को सारी खबरें मिल रही हैं कि माल है और उस माल में है क्या क्या निकलने वाला है। और इसीलिए प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। स्थिति यह होगी कि प्रधानमंत्री का साथ देने के लिए सत्ता पक्ष में से कौन कौन खड़ा होगा। बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं प्रधानमंत्री खुद व्यक्तिगत रूप से। बीजेपी फंसी है या नहीं, सरकार फंसी है या नहीं, यह सब अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री सुरक्षित स्थिति में नहीं है आज जी। तो संसद में इस लोकसभा में यह रहा, राज्यसभा में वॉकआउट करना पड़ा। राज्यसभा में भी बहुत गहमा गहमी रही और उसके बाद जब निकाल दिया। जी, राज्यसभा पे आएंगे, सेकंड राउंड में आते हैं शकील जी। और अभी संसद खासकर लोकसभा में राहुल गांधी, और ज़रा आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि जिन 8 सांसदों को निलंबित किया गया और पूरे इस सत्र से निलंबित किया गया है, क्या हम शकील जी यहाँ ये उम्मीद करेंगे कि ये वापस आएंगे? और एक बात यहाँ पे और भी आपसे थोड़ा, अभी आप हालांकि बता चुके हैं थोड़ा और, कि जब राहुल गांधी के बाद राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया या यहां आसंदी से ये कहा गया कि ठीक है आप नहीं बोल रहे हैं तो अब मैं समाजवादी पार्टी के सांसद को बुलाता हूं, समाजवादी के सांसद को बुलाए, वो उन्होंने मना कर दिया। फिर बुलाया गया सपा की माफी चाहूंगा टीएमसी की सांसद शताब्दी राय को, उन्होंने मना कर दिया। और डीएमके के सांसद को बुलाया गया, वो भी मना कर दिए। इसके बाद ये एक यूनिटी दिखाई दी कि राहुल गांधी, और कल आपने ही बताया था कि अखिलेश यादव ने कैसे यहां कह दिया कि नहीं पहले नेता प्रतिपक्ष बोलें। यहां बाहर और अंदर कितनी यूनिटी दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन में, ये बताइए। और क्या इसकी चर्चा बाहर भी है, संसद के अंदर से जब बाहर निकलते हैं वहां क्या कुछ है? कि राहुल का लोग साथ दे रहे हैं। जब बोला तो कोई भी विपक्ष का सांसद बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ और आखिरी में तेलुगु देशम पार्टी के सांसद को उन्होंने बुलाया, उन्होंने बोलना शुरू किया। उसी के बाद जो है सारा का सारा हंगामा हुआ। जब 8 सांसदों को निकाल दिया उसके बाद ये लोग सारे के सारे राहुल गांधी के साथ बाहर आए मकर द्वार से और वहां इन्होंने नारे लगाए। तो सब जगह यही बात है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष को आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने से रोका गया हो। और नेता प्रतिपक्ष से कहा था कि आप ऑथेंटिकेट कर दीजिए, उन्होंने ऑथेंटिकेट कर दिया। उसके बाद वो सिर्फ प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, वो सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा बोल रहे हैं और उसी पे आप हंगामा कर रहे हैं। तो सब जगह ये बात है, ये सवाल है और ये जो है अभी आगे लंबा चलेगा। ये देखते हैं, कई बार ऐसे प्रस्ताव आए हैं बाद में कि उन्हें वापस ले लिया जाता है, उसमें कोई नई बात नहीं होती है, खास बात नहीं होती है,
कि निष्कासित किया जाता है और उसके बाद बातचीत आगे बढ़ती है और वापस ले लिया जाता है। मगर ये इस पर डिपेंड करता है कि ये मुद्दा बहुत गंभीर है, इसलिए बातचीत होगी नहीं होगी, किस मुद्दे पे जाके होगी, कोई ऐसा कॉमन पॉइंट जो है देखना पड़ेगा कि वो कहां बनता है, कैसे बनता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने जो एपस्टीन फाइल का नाम लिया है वो बहुत ही बड़ी बात है। राहुल इस तरह नाम लेते नहीं है, नेता प्रतिपक्ष इस तरह नाम लेते नहीं है, सब जगह चल रहा है। कल संजय सिंह ने नाम लिया, बाकी और लोगों ने नाम लिया, लेकिन आज राहुल ने भी उसका नाम ले लिया और राहुल ने बड़े साफ शब्दों में कह दिया कि कुछ है उसमें। उन्होंने कहा अभी बहुत माल बाकी है, बहुत माल बाकी है, अभी तो शुरुआत है, एक ही फाइल है, कह रहे हैं राहुल गांधी। शकील जी, अभी आपने शुरुआत में कहा भी था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस बीच एक सर्कुलर आ गया है, इन 8 सांसदों के निलंबन का सर्कुलर आ चुका है लोकसभा सचिवालय से कि इन 8 को निलंबित कर दिया गया है इस सत्र से, और इस पे भी बात करेंगे। बात उधर ममता बनर्जी की भी करेंगे। ममता बनर्जी महाभियोग की बात कर रही हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता के खिलाफ और कह रही हैं कि हमारे पास उतने सांसद नहीं है, लेकिन पूरा विपक्ष मिलकर हम उनके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। और ये भी कह रही हैं कि भाजपा के जो नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखा पाएंगे क्या? लाल कृष्ण आडवाणी जो कराची में पैदा हुए थे, वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखा पाएंगे क्या? आप हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हो, मैं अपना सर्टिफिकेट दिखाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप अपना दिखाओ। तो ये सब कुछ चल रहा है, बहुत कुछ अलग अलग चल रहा है, SIR से लेकर तमाम अलग अलग मुद्दों पे। लेकिन यहां राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, और इस मामले पर कैसे सरकार घिरी हुई है। और जैसे ही प्रधानमंत्री का प शुरू करते हैं राहुल गांधी, जैसे ही चाइना का च शुरू करते हैं राहुल गांधी, वैसे ही हल्ला क्यों शुरू हो जाता है। जरा जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास, फिर पंकज जी आपके पास आता हूं। प्रशांत जी, आखिर क्यों? सवाल यहां है, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, हालांकि आज तीनों नहीं थे सदन में, और न ही ओम बिरला शुरुआत में थे, और जैसे ही यहां राहुल गांधी की बारी आई, ओम बिरला साहब आसंदी से जा चुके थे। प्रशांत जी, देखिए, संसद के बाहर जो राहुल गांधी ने बोला, जिसकी चर्चा अभी करी थी शकील जी ने, वो संसद के बाहर जो उन्होंने 2 शब्द कहे, एप्स्टीन फाइल और कॉम्प्रोमाइज्ड, ये 2 बहुत बड़े शब्द राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं। और मुझे नहीं याद है कि भारत के किसी प्रधानमंत्री पे कभी भी विपक्ष ने कॉम्प्रोमाइज्ड का शब्द इस्तेमाल किया हो, और खासकर विदेशी ताकतों के संदर्भ में। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है और चिंताजनक डेवलपमेंट है भारत के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए, कि भारत के प्रधानमंत्री पर किसी विदेशी ताकत से, अमेरिका से कॉम्प्रोमाइज होने के आरोप लग रहे हैं। ये आरोप अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। अब ये जब ट्रंप ने एक तरफा सीज फायर उसने एक तरफा ऐलान किया था, वैसे ही उन्होंने टैरिफ का भी एक तरफा ऐलान कर दिया, और उसमें 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक एग्रीकल्चर की बात है कि एग्रीकल्चर के दरवाजे खुलेंगे। दूसरा, वो कह रहा है कि ट्रंप ये कह रहा है अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप कैसे कर रहे हैं? ये फैसला तो भारत के प्रधानमंत्री को करना है कि वो तेल खरीदे। और दूसरा एक डेवलपमेंट जो 3 फाइल चल रही है, और 2 दिन पहले अडानी जी ने अमेरिका की कोर्ट में ये बयान दिया है कि हम सम्मान रिसीव करने को तैयार हैं। ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, और ये पहले भारत सरकार के थ्रू अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट अडानी को सम्मान देना चाहता था घूस वाले मामले पे, और उसके बाद वो नहीं हो पाया। उन्होंने कोर्ट में अर्जी दी, कोर्ट में सीधे उनको सम्मान देने की बात कही। तो जैसे ये हुआ तो अडानी जी ने खुद वहां जाके कह दिया कि हम सम्मान रिसीव करने को तैयार हैं। ये 2 दिन पहले हुआ है। यानी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले एप्स्टीन फाइल्स आई हैं, जिसमें अनिल अंबानी का नाम आ रहा है, जिसमें
हरदीप पुरी का नाम आ रहा है, मोदी जी का नाम आ रहा है, और अडानी ने सम्मान रिसीव करने को राजी किया। और फिर हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा ट्रेड डील अनाउंस कर देता है। आपको बता दूं राजीव जी कि मुझे ये बताया गया बहुत जगह पे, जो राजनीतिक ब्यूरोक्रेटिक हलकों में इस बात की चर्चा है, ये जो ट्रंप ने कल अनाउंस किया है रात में, ये तो 6 महीने पहले की स्थिति है। 6 महीने पहले से इसी पे नेगोशिएशन हो रहा था कि हम एग्रीकल्चर नहीं खोलेंगे, हम ये नहीं देंगे, और कल वो ट्रंप ने अनाउंस कर दिया। भारत में जब ट्रेड डेलीगेशन अमेरिका का दिसंबर के महीने में आया था, तो इसी बात पे मामला अटका हुआ था, और अब वो सब कुछ ट्रंप ने कर दिया जिस पे भारत का ऐतराज हुआ करता था। तो ये 6 महीने पुराना जो स्थिति थी वो ट्रंप ने एक तरफा अनाउंस कर दी। तो इसलिए जब राहुल गांधी कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज्ड, और उसके साथ 2 घटनाएं जुड़ती हैं कि अडानी जी सम्मन स्वीकार करते हैं कोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का, और स्वीकार करने की बात करते हैं अपने वकीलों के जरिए, और एप्स्टीन फाइल आती है। तो ये बड़ी चिंताजनक बात है, और कभी भी भारत के इतिहास में भारत के किसी प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरीके के आरोप नहीं लगे। बड़े सारे दबाव आते रहे, चंद्रशेखर के समय भी दबाव आते रहे, वाजपेयी जी के समय भी दबाव आते रहे कि भारत में अमेरिकी विमानों को उतरने दिया जाए अफगानिस्तान के लिए, इराक के लिए, और भारत ने मना किया हमेशा। लेकिन कभी भी ये आरोप नहीं लगे कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए जी। ये बड़ा गंभीर मामला। और दूसरा जो राहुल गांधी ने कहा, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल की थी यहाँ पे इसी न्यूज पॉइंट में, कि नरेंद्र मोदी का जो पूरा इमेज बनी विश्व गुरु की और बड़े ताकतवर प्रधानमंत्री की, डिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर की, वो इमेज अब वो गुब्बारा फूट रहा है। और वही बात आज राहुल गांधी ने भी कही है, और उन्हीं के द्वारा फूट रहा है जिन्होंने बनाया इसको। अब इसी में आखिरी बात मैं इससे इतना कह दूं कि वेनेजुएला की ऑयल डील का फायदा किसको होगा? ये मुकेश अंबानी जी, उनकी रिफाइनरी के लिए उन्होंने पहले ही सरकार से पहले उन्होंने अमेरिकी सरकार से डायरेक्ट अप्रोच कर लिया था। ये भी अभूतपूर्व है, कभी नहीं हुआ भारत में। तो चिंताजनक स्थिति है भारत की संप्रभुता को लेकर। बिल्कुल, भारत की संप्रभुता पर चिंताजनक, इसको लेकर चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि भारत क्या करने जाएगा, क्या करेगा, भारत किससे क्या खरीदेगा, भारत कितना टैरिफ अमेरिका पर लगाएगा जब यहां से हम सामान भेजेंगे, ये सब कुछ अमेरिका के राष्ट्रपति अगर तय कर रहे हैं, तो आने वाले समय में धीरे धीरे हमारा देश क्या अमेरिका का कठपुतली बनने जा रहा है, एक बड़ा सवाल है। हमारी संप्रभुता पर यह सवाल है, और इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जरा सोचिएगा। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी पर लौटना चाहता हूं। राहुल गांधी आखिर क्यों उसी बात पर टिके हुए हैं? पंकज चतुर्वेदी जी, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि मुझे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा का जब मामला आता है तो उस पर बोलने दीजिए। और सरकार क्यों यहां से भाग रही है, सरकार क्यों बचना चाहती है, क्यों छिपना चाहती है? नरवणे की किताब का जिक्र आया, तब सरकार को अच्छा नहीं लगा। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं नरवणे की किताब का जिक्र ही नहीं कर रहा हूं, मैं उस मैगजीन का जिक्र कर रहा हूं। ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा गया था, कल हमने ऑथेंटिकेट कर दिया, अभी बताया शकील जी ने। लेकिन क्यों यहां, कारण क्या हो सकता है, पीछे की राजनीति क्या है, क्यों डर है यहां नरेंद्र मोदी को, और क्यों राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है क्या? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जी। मैं इस बात का जवाब के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के उस बयान पर जाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने चीन को लेकर नरेंद्र मोदी की संदिग्ध स्थिति के बारे में बार बार चर्चा की है, और साफ साफ कहा है कि चीन में के पास ऐसा कुछ है जिसके कारण सब कुछ होने के बाद भी वहां पे लाल आंखें
हरी हो जाती हैं। देखिए, आपको, हमारे दर्शकों को इस पूरी घटना को समझना होगा। वास्तव में मसला क्यों इतना महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी की एक छवि बनाई गई कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में, सेना के मामले में, सुरक्षा बलों के मामले में बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म के आदमी हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी जवाब दे देते हैं। वो सेना को बता देते हैं कि किस तरीके से बादल हैं तो राडार में जहाज नहीं पकड़ा जाएगा, इसी समय हमला कर दो। ऐसे कई उनके बारे में चर्चा है, लेकिन उनकी जो असलियत है, जो उनकी बनाई हुई इमेज है कि वो त्वरित निर्णय लेते हैं, वो इसमें खुल रही है। पूरे घटनाक्रम को समझिए। 15-16 जून की रात को गलवान में चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया। कब? 15-16 जून 2020। उसमें हमारे 20 शहीद हुए साथी। पिछले 45 साल में एलएसी पर इतनी बड़ी हमारे सैनिकों की शहादत कभी नहीं हुई थी, और उस परिस्थिति में जब एक भी गोली नहीं चली। यह बात है 15-16 जून की। जाहिर है दोनों तरफ तनाव था। हमारे लोगों ने घोषणा कर दी थी कि हम टिकटॉक पे पाबंदी लगाते हैं और चाइनीज लड़ी पे पाबंदी लगाते हैं। ठीक उसके बाद में जनरल नरवणे जिस घटना की चर्चा कर रहे हैं वो 31 अगस्त 2020 की है। जुलाई, अगस्त, केवल 1.5 महीने के बाद की है। जिस वो घटना का जिक्र कर रहे हैं कि लद्दाख इलाके में जो ऊंचाई है वो स्ट्रेटेजिक जिसके पास भी होती है वो उसके फायदे में होती है, वो भारतीय सेना का हिस्सा था, और वहां पर 4 टैंक के साथ में पैदल सेना चाइनीज दौड़ी चली आ रही थी। वहां से उनके जो सीईओ हैं जोशी जी, वो इनको फोन कर रहे हैं कि साहब क्या किया जाए। और चूंकि भारत की परंपरा है कि युद्ध शुरू हो करना सेना नहीं करती है। हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हमारी सामरिक स्थिति क्या है, हमारी सप्लाई लाइन क्या है, यह सब हमारा राजनीतिक नेतृत्व तय करता है। जनरल नरवणे लगातार फोन कर रहे हैं। 3 घंटे बाद बोला कि आपको जो करना हो करो, जिसके लिए वो लिखते कि मेरे हाथ में भुना हुआ आलू दे दिया गया था। भुना हुआ आलू का मतलब यह है कि हाथ में रखोगे तो जल जाओगे, मुंह में रखोगे तो जल जाओगे, नीचे फेंक दोगे तो आप बदनाम होगे। यह जो घटना है यह बहुत साफ साफ बताती है कि चीन को लेकर नरेंद्र मोदी अनिर्णय की स्थिति में थे। चीन को लेकर नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे। सन 71 के युद्ध का प्रमाण है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने युद्ध का उद्घोष किया था और वो आगे थी, सीमा पे खड़ी हुई थी। ये नहीं बोल दिया था कि तुमको जो करना हो कर लो। ऐसा नहीं होता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और पूरे साउथ एशिया में भारत ही ऐसा देश है जहां पर सेना विशुद्ध रूप से चुनी हुई सरकार के दम पर चलती है। अब आप सोचिए कि खुदा ना खासा युद्ध छिड़ जाता, युद्ध लंबा चलता, मोदी जी कहते हम तो थैला लेके निकल रहे हैं, झोला लेके, क्योंकि युद्ध हमने तो छेड़ा ही नहीं, तो सेना ने किया, हमने तो इनको छूट दे दी थी, जो करना हो करो। इसलिए इस मुद्दे पर संसद में सार्वजनिक होना जरूरी है। अब आपको एक चीज और बता दूं, चूंकि क्या है कि केवल कल का दिन है जो राष्ट्रपति के अभिभाषण का है, उसके बाद 5, 9, 11 और 12 तारीख को फिर बजट पे चर्चा होने लगेगी। आप जान के चलें कि नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी की ओर से कोई संसद में गंदगी की, व्यक्तिगत आक्षेप की, जिसमें नेहरू से लेके और सब
मनमोहन सिंह तक पे आरोप होंगे, उसका बड़ा टोकरा फेंकेंगे ये, और वही बात करेंगे जिसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वो इस सब पे चर्चा नहीं हो सकती है। आप मोदी जी पे चर्चा नहीं कर सकते, नेहरू पे चर्चा कर सकते हो। और आप देखिए कि ये जो मसला है माय फ्रेंड डोनाल्ड वाला, ये इतना सरल नहीं है। इस बार भी वैसा ही हुआ। पहले कल रात में सेक्रेटरी यूएस इसकी घोषणा कर देते हैं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अपना ट्वीट पे मैसेज लिखते हैं, उसके बाद मोदी जी लिखते हैं। यानी सब कुछ उन्होंने तय किया है, हमने कुछ तय नहीं किया है। और आप देख लीजिए कि हम, क्या ये अमेरिका तय करेगा कि हम रूस से तेल नहीं लेंगे और वेनेजुएला से लेंगे? ये कौन है तय करने वाला? यही तो कंप्रोमाइज है। और आपने यदि एग्री प्रोडक्ट के लिए मार्केट खोल दिया तो आप सोच लीजिए कि हमारी भोजन पे आयात पे निर्भरता बढ़ जाएगी। हम इस भोजन पे आयात की निर्भरता के लिए कैसे उभरे हैं? हमारे साथी लोग जानते हैं कि जब भारत में भुखमरी की नौबत आई थी और अमेरिका ने हमको वो अनाज भेज दिया था जो जानवरों के खाने के लिए था, क्या PL5 ऐसा कुछ नाम था उसका, मैं कुछ भूल रहा हूं। तब शास्त्री जी से लेके इंदिरा जी ने तक स्वयं सिद्ध बन के हम लोगों की हमारी आयात निर्भरता घटाई थी और आज हम खाद्य पदार्थ निर्यात की परिस्थिति में जी। लेकिन आपने जैसे ही अमेरिका से उत्पादन मंगाना शुरू किया तो आप सोचिए कि एक तो जो किसान बिल का छुपा हुआ एजेंडा था वो अपने आप लागू होगा। पहला था कि कारपोरेट का नियंत्रण खेती पर, दूसरा MSP का कमजोर होना और किसान की अपने दाम पर जो सौदेबाजी है उसको कमजोर करना। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि देश के 70 करोड़ लोग जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, आप उनके बारे में कोई फैसला ले रहे हैं और उनसे कोई सहमति नहीं ले रहे हैं। किस किसान संगठन से पूछा आपने? यानी आप सोचिए कि इन्होंने संसदीय परंपराओं की इतनी दुर्गति कर दी है। हम देश की खेती किसानी के बारे में कोई निर्णय ले रहे हैं, हमने संसद की उप समिति जो है संसदीय समिति एग्रीकल्चर की, उसमें उसको कोई प्रस्ताव को नहीं रखा। जब संसद चल रही है उस पर कोई बातचीत नहीं की। और हमारा भविष्य क्या होगा यह घोषणा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ही इज कॉम्प्रोमाइज्ड, कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है। केवल एक, अभी तो हरीश पुरी का मामला सामने आया है। हरीश पुरी क्यों मदद मांग रहे थे? अनिल अंबानी से लेकर राफेल तक की जो चेन है उसके पीछे एप्स्टीन क्यों है? ये सभी मसले हमारे देश की संप्रभुता के लिए, हमारे देश के लोकतंत्र के लिए और हमारे देश की संसदीय परंपराओं के लिए इतने भयावह कर दिए हैं, जिसके अंदर आपने संसद को एक सर्कस बना दिया है। जी बिल्कुल, ये राजू जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे, आप जानते हैं शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने भी राहुल गांधी का पक्ष लिया है। और यहाँ राहुल गांधी के बारे में और इस पूरे संसद में जो कुछ चल रहा है इस बारे में आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। फिर देखिए, एक तो बजट पे कुछ बोलने जैसे है नहीं। प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे जो राहुल जी एक सवाल पूछना चाहते हैं वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। जो चीन ने घुसपैठी की थी, जो हमला किया था, उस पर अगर सवाल हम हमारे देश की संसद में नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान की संसद में कोई भाजपा करेगा? क्योंकि भाजपा और पाकिस्तान का नाता ये बहुत नजदीकी है। भाजपा और चीन का भी नाता अभी सामने आ रहा है। तो क्या इसी की वजह से, जो आपने देखा होगा खबरें ये भी आई थी कि चीन के कुछ लोग आके भाजपा के लोगों से मिलकर गए, उनके दफ्तरों में गए, क्या इसी की वजह से चीन के खिलाफ बोलना भी मना है? क्या चीन के जो घुसपैठी हुई उस पर कोई सवाल उठाना गुनाह है? अगर हम हमारे देश में, हमारे ही संसद में हमारे नेशनल सिक्योरिटी पे बात नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हिस्टोरिक डील्स की बात चल रही है।
तो सुन लिया आपने, हमारे देश में अगर हमारा मामला है, हम अपने देश में इसके बारे में बात न करें तो क्या पाकिस्तान में जाके बात करें। बिल्कुल सीधी बात कर रहे हैं यहाँ पर आदित्य ठाकरे और ऐसे तमाम नेता अलग अलग पार्टियों के, और राहुल गांधी का साथ देते हुए नजर आते हैं। कहाँ तक जाता हुआ ये दिखाई देता है अमलेंदु जी ये मामला? राजीव जी, ये मामला मुझे लगता है कि काफी आगे बढ़ेगा और मुझे नहीं लगता है कि कल भी संसद चल पाएगी, क्योंकि जो सरकार का रुख दिखाई पड़ रहा है और आज उसकी एक जो थी वो बानगी दिखाई गई, पहले 8 सांसदों को निलंबित करके, और कल मुझे लगता है कि थोक भाव में सांसद निलंबित किए जाएंगे। क्योंकि मामला सिर्फ नरवणे की किताब का नहीं हो, जैसा कि राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि वो तो साइड में है, नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि असली मसला क्या है। क्योंकि नरवणे का जिक्र जब आएगा तो जिक्र ये भी आएगा कि आखिर मोदी जी कंप्रोमाइज क्यों हैं। जो राहुल गांधी ने कहा कि आप नरवणे की किताब जो कह रही है कि मोदी जी ने जो गर्म आलू पकड़ा दिया, उबलता हुआ उबला आलू, तो वो उबला आलू मोदी जी ने क्यों पकड़ा दिया, इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण बता रहे हैं राहुल गांधी के शब्द में कहा जाए तो अडानी की फाइल्स और एपस्कीन फाइल्स, ये इसके पीछे कारण है। तो ये मामला आगे तक जाएगा तो ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत भयंकर चीज होगी। और राजीव जी, आज जिस तरीके से संसद के अंदर, एक तो पहले मोदी जी भी नहीं पहुंचे, बिरला जी सुबह आए प्रश्नकाल के दौरान, उसके बाद संसद को स्थगित करके 12 बजे तक के लिए चले गए, फिर लौटकर नहीं आए। राजनाथ सिंह जो थे वो अकेले बैठे रहे, अमित शाह जी दिखाई नहीं पड़े। तो ये जो गायब हुए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब मोदी जी का क्या झोला उठाने की समय आ गया है, क्या इस तरह की कुछ चीजें हैं, हो सकता है। क्योंकि अब बीजेपी के अंदर से मुझे लगता है कि उनको कवर नहीं मिल पा रहा है मोदी जी को, और शायद अब बीजेपी के ही सांसदों, बड़े नेताओं को डराने धमकाने का काम शुरू होगा कि मोदी जी के समर्थन में खड़े हो और कल हल्ला करो, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अभी कितना उनका अंदरूनी मसला है या क्या है, या बिरला साहब को कल जो है जो खबरें चल रही थी उस मीडिया में, साहब उनकी बैठक चल रही है मोदी जी के साथ और अमित शाह जी के साथ, तो उनको क्या बताया गया होगा, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब चीजें सामने आ सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राजीव जी, ये मामला इतनी आसानी से शांत होगा नहीं और संसद के अंदर बड़ा संग्राम हमको देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये अब मामला जो है ये मोदी जी की कुर्सी के ऊपर जाके टिक रहा है कि किस तरीके से मोदी जी ने देश की संप्रभुता के साथ समझौता किया है। और राहुल गांधी बार बार यही कह रहे हैं कि भाई अब तो ऑथेंटिकेट भी कर दिया राहुल गांधी ने, तो जब ऑथेंटिकेट कर दिया तो आप क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? दूसरा राजीव जी, जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हुआ, और पूरा विपक्ष राजीव जी एकजुट हुआ, सारा विपक्ष जो है किसी ने भी बोलने से इनकार कर दिया राहुल गांधी के समर्थन में। यहाँ तक कि जो आम आदमी पार्टी जो है, जो बाहर है इंडिया गठबंधन से, वो भी इसमें शामिल रही विपक्ष के साथ में। संजय सिंह तो राज्यसभा में सवाल उठा ही रहे, लेकिन यहाँ भी मैं देख रहा था वो मलविंदर सिंह कांग है लोकसभा के सदस्य आम आदमी पार्टी के, वो भी कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी को क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑपोजिशन की आवाज है, उनको क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है। तो ये जब चीजें सामने आ रही राजीव जी, तो विपक्ष एक तो मजबूत हुआ, पूरी मजबूती के साथ एकजुट विपक्ष दिखाई पड़ा। इतना तगड़ा विपक्ष का सामना मोदी जी ने पूरे जीवन में कभी नहीं किया था। असली राजनीति क्या होती है ये मोदी जी को, राजीव जी, मुझे लगता है कि इन 2 दिनों में मालूम पड़ गया होगा कि क्या होती है और किस तरीके से विपक्ष का सामना किया जाता है। 56 इंच की छाती है, कितने इंच की छाती है अभी तो मालूम नहीं, क्योंकि इंच टेप वही रखते हैं मोदी जी अपने पास, सिलवाते होंगे जब कपड़े तो देते होंगे नाप, तो बताते होंगे कितने इंच की छाती है, उन्हें नहीं होगी 56 इंच की छाती। लेकिन बहुत कमजोर दिल का आदमी जो है ये तो मालूम पड़ गया राजीव जी। अगर आप संसद में सामना नहीं कर पा रहे हैं, नेता के विपक्ष को आप बोलने नहीं दे रहे हैं, तो इससे कमजोर प्रधानमंत्री राजीव जी 70 सालों में भारत ने नहीं देखा। इतना कमजोर आदमी कि आप विपक्ष के नेता का सामना नहीं कर पाते, उसकी आप बात नहीं सुन पाते, तो इससे कमजोर प्रधानमंत्री इस देश ने कभी नहीं देखा। गठबंधन की सरकारें चली हैं, अल्पमत की सरकारें भी चली हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी जो थे वो भी गठबंधन सरकार के नेता थे। देवे गौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल जो थे वो भी गठबंधन सरकार के थे। वीपी सिंह भी गठबंधन सरकार के थे। लेकिन इतना लिजलिजा और थुलथुला जो है राजीव जी प्रधानमंत्री, इस देश ने 70 सालों में नहीं देखा, जो अब देश देख पा रहा है। मुझे लगता है कि ये चीजें बीजेपी के अंदर भी उठेंगी कि भाई मोदी जी को कब तक ढोया जाए। अगर वास्तव में जिन फाइल्स की बात हो रही है अगर कुछ उस तरीके का है, तो कौन मोदी जी के बचाव में आएगा अमित शाह जी को छोड़ के राजीव जी? और अमित शाह जी भी आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं हमें। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत कुछ आगे हरी तो क्यों आएंगे, बहुत कुछ आगे होगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत कुछ आगे होगा। इसमें देखिए कितने सारे मुद्दे यहाँ एक
पे एक आते चले जा रहे हैं। राहुल गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करना चाह रहे हैं, चीन का मामला, यहां पर प्रधानमंत्री लाल आंखें नहीं दिखा पाते हैं, 56 इंच की छाती की बात राहुल गांधी दोहरा चुके हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ SIR का मामला है, एप्स्टीन का मामला है, ये सारे नए नए मामले भी, एप्स्टीन का मामला भी सामने आ चुका है। राहुल गांधी भी आज बोल रहे थे और SIR के मामले पर यहाँ दिल्ली आई हुई थी ममता बनर्जी और उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। आज SIR के मामले पर ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा है जरा आपके सामने रखता हूं। और उसमें SIR ही नहीं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता उनके बारे में कह रही हैं कि हम इम्पीचमेंट लेके आएंगे। उनकी जुबानी सुन लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। शकील जी के पास आता हूं, फिर प्रशांत जी आपके पास आता हूं, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए यहाँ क्या कह रही हैं ममता बनर्जी। हम भी चाहते हैं उसका इम्पीचमेंट हो, नंबर हमारा नहीं है लेकिन इम्पीचमेंट भी हो सकता है ना, परमिशन तो है, रिकॉर्ड तो हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ वो करते हैं तो हम भी हमारा पार्टी को एमपीज को कॉन्फिडेंस में लेके डिस्कस करके, हम लोग तो जब कोई पब्लिक इंटरेस्ट में होता है हम सब इकट्ठा होकर ही काम करते हैं, उसमें हमारा कोई एतराज नहीं है। जब पब्लिक इंटरेस्ट होता है हम सब इकट्ठा होकर काम करते हैं, हमारे नंबर नहीं है लेकिन इकट्ठा हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा तो कम से कम यहां दर्ज तो हो जाएगा कि ये होने जा रहा है। और ये ममता बनर्जी कह रही हैं। मुद्दे हजार और फंसे हुए एक यहां नरेंद्र मोदी, ये माना जाए क्योंकि सरकार तो उनकी ही है शकील जी। और ऐसे में राहुल गांधी की आखिर ये जिद जो है ये कहां तक जाएगी? क्या अब अगले 2-3 दिनों, इस सप्ताह, आज मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ये 3 दिन में ये मामला ख़त्म हो जाएगा या ऐसे ही चलेगा? 2-4 लोग और निलंबित होंगे और सदन में फाइनली प्रधानमंत्री बाद में आएंगे, अपनी बात रखेंगे, ढेर सारी किताबों का भी जिक्र करेंगे, उनको कोई रोकेगा नहीं टोकेगा और फिर आगे निकल जाएंगे। वो बाकी आसंदी पर बैठे लोग चुपचाप मुस्कुराते नजर आएंगे। ये जिद नहीं, ये लीडर अपोजिशन की ड्यूटी है, कर्तव्य है उनका। और जो उन्होंने कहा राहुल ने कि ये मेरा अधिकार भी है कि मुझे देश को बताना चाहिए, मुझे संसद को बताना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में क्या हो रहा है। तो राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे हैं वो अपना काम। अगर उनको लोकसभा के अंदर नहीं बोलने दिया जा रहा तो लोकसभा के बाहर आके वो सारी बातें सामने रख रहे हैं। वो कौन कितना छापेगा, कौन कितना बताएगा, वो एक अलग मुद्दा है। मगर राहुल अपनी तरफ से जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं। और देश की सुरक्षा एक इतना बड़ा मुद्दा है, खासतौर से चीन और अमेरिका, ये 2 ऐसे मोर्चे हैं कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह मौन है, कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो जब गलवान हुआ था तो मोदी जी ने ही कहा था ना कोई घुसा है, ना हमारी किसी चौकी पे कब्जा है। और अमेरिका की डील पे ये क्या रूप लेगी, किस तरह देश का नुकसान करेगी, किसानों का नुकसान करेगी, ये सबकी समझ में आ रहा है। मगर मोदी जी इसके लिए हार फूल पहन रहे हैं, अपना स्वागत करवा रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया। राहुल ने खुद कहा है, राहुल के शब्द थे कि 4 महीने पहले भी यही स्थिति थी, यही डील थी, यही कागज थे। लेकिन आज क्या हुआ कि चूंकि हेडलाइन बदलना थी, मैं बोल रहा हूं नेशनल सिक्योरिटी पे, उसके ऊपर इसको लाना था, तो प्रधानमंत्री जी ने कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलके ये करवा लिया। अब ये हेडलाइन मैनेजमेंट कितने दिन चलेगा, कितने दिन नहीं चलेगा, ये बड़ा मुश्किल है। राहुल ने ही कहा, इस बात को बहुत अच्छी तरह कहा। राहुल सारी बातें बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि जनता को समझना है। मैं सारे मुद्दे उठा रहा हूं, सारी चीजें आपके सामने हैं, अब ये आपको समझना है कि हो क्या रहा है। ममता बनर्जी आज कह रही हैं, अच्छी बात है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट पे सबके साथ होते हैं, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट जब सबका होता है तब भी ममता बनर्जी को बोलना चाहिए। अच्छा लड़ रही हैं वो, सब उनका समर्थन कर रहे हैं, सब मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन कई बार
जब मुद्दा कांग्रेस की तरफ से कोई होता है तो ममता बनर्जी एक अलग स्टैंड लेने लगती हैं। आज बंगाल का इशू है, कांग्रेस ने एक बार भी कहीं से भी अलग स्टैंड नहीं लिया है, पूरी तरह ममता बनर्जी के साथ खड़ी हुई है, मोदी और अमित शाह के विरोध में खड़े हुए हैं। लेकिन ये एक महीने पहले आप ममता बनर्जी के लिए नहीं कह सकते थे, ये उनको देखना पड़ेगा। आज वो बहुत फंसी हुई हैं, बहुत मुश्किल में है, उनको सबका सहयोग चाहिए। उनको वो लड़ाई अच्छी लड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संसद में तो साथ दिया ना इन लोगों ने, शताब्दी राय नहीं बोली, खड़ी नहीं हुई।